एग्जाम्स पास आ गए हैं और इसी बात का प्रेशर बढ़ रहा है और एंजाइटी हो रही है। एक छोटी सी शायरी याद दिलाता हूं तुम्हें। निकाल लाया हूं एक पिंजरे से परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। कहने का मतलब यह है कि जब पढ़ नहीं रहे थे तब इस बात की टेंशन थी कि एग्जाम में क्या लिखेंगे और पास कैसे होंगे। अब बोर्ड एक्सप्रेस देख लिया, वन शॉट्स देख लिए, MIQ दे रहा हूं, उसके बाद भी टेंशन में हो, तो भैया ये डर ही दिल से निकालना है। ये वीडियोस देख लो, अपने आप डर चला जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हें? तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। चौथा स्टेप तो बेटा एग्जाम ही देना होता है। अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपका सानी भैया और आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम गवर्नमेंट बजट। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको देखना चाहिए वीडियो, नहीं देखना चाहिए, इसमें हम नहीं घुसेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए और आपको ये वीडियो देखनी ही है अगर आप चाहते हो 80 में से 80 लाना अपने बोर्ड्स में, ठीक है। विदाउट एनी टाइम वेस्ट वी विल स्टार्ट द क्लास। और इसमें बहुत छोटे छोटे से बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, छोटी वीडियो होगी, जरूर देखना। अगर 1 घंटा 2 घंटा इंस्टाग्राम में देते हो तो 40 मिनट इधर भी दे देना, खुश हो जाओगे, कुछ भला ही होगा तुम्हारा, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है हमारा MCQ बेस्ड, 1 मार्क का होगा और इसमें हमें कई सारे प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, और कई बार ऐसे मैच द फॉलोइंग टाइप भी दिख जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है, फ्रॉम द सेट ऑफ टर्म्स गिवन इन द कॉलम 1 एंड द कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। आपको करेक्ट पेयर ढूंढना है, सही जोड़ा ढूंढना है, जैसे तुम भगवान हो ना। नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू का अपने आप में मतलब है कि वो पैसा जो टैक्स से ना वसूला गया हो, और GST तो खुद टैक्स होता है, तो ये आपस में करेक्ट पेयर तो नहीं है। दूसरा है जी इनडायरेक्ट टैक्स और फ्री राइडर्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि आप जैसे GST होता है, कस्टम्स ड्यूटी होती है, ये सब क्या होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स की तरह होता है। इनका बर्डन किसी और पर शिफ्ट किया जा सकता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि GST, ये किसी गुड्स के परचेज पर या सर्विसेज की परचेज या सेल पर लिया जाता है, ठीक है, चार्ज किया जाता है। फ्री राइडर का मतलब होता है जो किसी भी सर्विस को यूज करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देते, जैसे चलती ट्रेन में चढ़ गए और किसी ने टिकट भी नहीं खरीदा तो उसे हम फ्री राइडर कहते हैं। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, इनसे टैक्स नहीं वसूला गया, इन्हें टिकट ही नहीं खरीदी तो कैसे टैक्स लेंगे, तो ये भी सही पेयर नहीं है। तीसरा है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर और बोरोइंग्स। बोरोइंग होता है उधार लेना, उधार लेने से पैसा आता है, वो खर्चा नहीं है बेटा हमारा। हम उधार लेते हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन वो हमारा खर्चा नहीं होता, वो हमारी एक रिसीट होती है, ठीक है। उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, वो हमारी रिसीट होती है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नॉट अ करेक्ट पेयर। फिर आता है प्राइवेट गुड्स एंड रिवेलियरस इन नेचर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और ये करेक्ट पॉइंट है। अब आप बोलोगे सर 3 गलत है तो चौथा सही होगा। चौथा सही है, लेकिन क्यों है उसका मीनिंग जान लो। ये रिवेलियरस और नॉन रिवेलियरस क्या होता है, आपने शायद वर्ड सुने होंगे, एग्जाम में आता भी है तो ध्यान से सुनना। प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। प्राइवेट गुड यानी कि जैसे कि ये फोन मेरा प्राइवेट फोन है ना, समाज का फोन नहीं है कि भैया आईफोन है तो फोटो खींचने दे दो, भैया ऐसे कब करते रहते हैं ना घर परिवार के लोग, तो ये समाज का फोन बन जाता है, पर होता किसका है, अपना ही है। इसमें चैटिंग कौन कर सकता है, मैं ही कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते और कोई नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि जब इस फोन पर मैं बात कर रहा हूं तो इस पर और कोई भी इंसान बात नहीं कर सकता, इसको और कोई यूज नहीं कर सकता। मैंने जूते पहने हुए हैं, ये जूते अगर मैंने पहन लिए तो कोई और नहीं यूज कर सकता। इसी को हम रिवेलियरस कहते हैं कि एक के इस्तेमाल करने पर दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है ना। अब पब्लिक गुड कैसे नॉन रिवेलियरस होते हैं सर? पब्लिक गुड नॉन रिवेलियरस ऐसे होते हैं कि रोड पे अगर मैं चल रहा हूं तो ये किसी और की अवेलेबिलिटी को कम नहीं करता, दूसरा आदमी भी रोड पर चल सकता है। मैं अगर सरकारी पार्क में अगर घूम रहा हूं तो और दूसरे लोग भी घूम सकते हैं, इसलिए वो नॉन रिवेलियरस होता है। और प्राइवेट गुड्स रिवेलियरस होते हैं नेचर में, कि अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो कोई और नहीं कर पाएगा, ये प्राइवेट गुड मेरा पर्सनल गुड है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन, ठीक है बेटा, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, identify which of the following is not to be considered while estimating revenue deficit of a country, choose the correct option। देखो, अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट निकाल रहे हैं तो इनमें से कौन से ऑप्शन को हमें चूज नहीं करना। पहले तो ये समझ लो रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर क्या आता है।
रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर दो चीजें आती है, रेवेन्यू नेचर की चीजें होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि रेकरिंग जो भी चीजें होंगी ना वो इसके अंदर आएंगी, नॉन रेकरिंग चीजें इसके अंदर नहीं आने वाली। अब देखो सबसे पहला पॉइंट है वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरीज हर महीना देती है, ये रोज का खर्चा है इनका कि कभी कभार का खर्चा है? भैया ऑब्वियस ही बात है रोज का खर्चा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो भैया इसके अंदर आता है, बिल्कुल आता है जी, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई लोन लिया होगा जिसपे वो ब्याज देते होंगे। अब ब्याज बेटा हर महीना देना पड़ता है ना, बार बार देना पड़ता है जब तक लोन ना चुका दो, इसी को भी लगातार खर्चा कहते हैं कि लगातार खर्चा कर रहे हो, लगातार आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, दैट इज वाई ये भी रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर आता है। तीसरा पॉइंट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, बेटा टैक्स लेना, जब हर महीना आप पैसा कमाते हो तो हर महीने आपको टैक्स देना पड़ रहा है, हर महीने आपको कहीं ना कहीं से आपको पैसा देना पड़ता है, तो सरकार के पास जो टैक्स होता है ना ये लगातार आते रहता है, किसी एक दिन नहीं आता साल में, ये लगातार हर दिन हर महीने इनके पास पहुंचता है, ये भी रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर आएगा, रेवेन्यू नेचर की चीज है, ठीक है। फिर आता है जी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर। फ्लाईओवर रोज बनाए जाते हैं क्या? नहीं सर, एक बार बनाया जाता है और सदियों तक उसका इस्तेमाल होता है, ये एसेट को जनरेट करता है, इसीलिए ये रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि रेवेन्यू नेचर की चीज नहीं है, ये रेकरिंग नहीं है, ये नॉन रेकरिंग चीज है। रोज रोज फ्लाईओवर नहीं बनते, कभी कभार बनते, एक बार बनते, दिल्ली में मेट्रो एक बार बनी, आज तक चल रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो जी, द बजट अंडर विच गवर्नमेंट में स्पेंड एन अमाउंट इक्वल टू द रेवेन्यू इट कलेक्ट्स इज रेफर्ड एज डैश बजट। ये बोल रहा है कि आप उतना ही खर्चा कर रहे हो जितना आपने कमाया है, तो इसे क्या कहते हैं? 100 रुपए कमाए और 100 ही खर्चा किए, इसे कहते हैं बैलेंस्ड बजट, यानी कि जितना कमाओगे उतना ही खर्चा करोगे। ऑप्शन किधर है जी? ऑप्शन नंबर सी। देखो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी नॉलेज और आपका कंसेप्ट पे क्लैरिटी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको फर्क ना पड़े इस बात से कि ऑप्शंस क्या है। आपको आंसर ऑलरेडी पता है, आप बाद में ढूंढ रहे हो चारों में से किधर है, ये आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अगर ये कॉन्फिडेंस लैक होगा ना तो आप कहीं ना कहीं टेंशन में रहोगे कि अरे यार मैं टॉप कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने से, ठीक है। इसलिए इसको जरूर करके जाना वीडियो में, ठीक है। वीडियो के अलावा भी, ये सारे वीडियोस के अलावा भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ इन्हीं को नहीं करने, ये इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा भी प्रैक्टिस जरूर करना। द कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर has decided that the central government will provide free food grains to 81.35 crore beneficiaries under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana for a period of 5 years with effect from 1st January 2024। अब ये बोल रहा है कैबिनेट की मीटिंग में पता चला, प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, डिसाइड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री में राशन बांटेगी 81.35 करोड़ लोगों को, यानी बेनिफिशियरीज को ये खाना देगी एक योजना के तहत, जिसकी योजना का अपन ने भी नाम पढ़ा, ठीक है। अगले 5 सालों तक, और चालू कब से हो रहा है? 1 जनवरी 2024 से, ठीक है। बेस्ड ऑन द aforesaid statement, identify the budgetary objective the government is trying to achieve and choose the correct option। ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो अचीव करना चाहती है सरकार। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स तो कई सारे हमने पढ़े थे, इसमें सही वाला कौन सा होगा? अच्छा, अब यहां पे तुम्हें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो सही वाला ऑप्शन नहीं लग रहा होगा कि सर इसमें क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कुछ नहीं है इसमें इकोनॉमिक रिलेटेड। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं, ऐसा वाली कोई बात भी नहीं करी गई है। क्या अचीव करना चाहते हैं? ये दोनों ही नहीं अचीव करना चाहते। अब कुछ लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। अब केबीसी तो है नहीं ना कि 50-50 वाला चूज कर लिया, और मान लो केबीसी का मैं अगर जज होता तो मैं 50-50 ऑप्शन तुम चूज करते तो मैं इन दोनों को हटाता, ये दोनों फिर भी तुम्हारे कंफ्यूजन में रह जाते। लोगों को क्या लगता है कि अनाज बांट रहे हो तो रिसोर्स का एलोकेशन हो रहा होगा। नहीं नहीं बेटा, रिसोर्स का एलोकेशन का मतलब होता है किधर से पैसा लेकर किधर लगा रहे हो, है ना, कि इस सेक्टर से निकालकर इस सेक्टर में पैसा लगा दिया या इन्वेस्टमेंट्स कर दिया, उनको रिसोर्सेज दे दी, उससे हम रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स कहते हैं। लेकिन जब आप समाज सेवा करना चाहो, जब आप चाहो कि हर एक व्यक्ति सामान्य हो जाए, वेल्थ कम सबके पास इक्वल हो, हर एक इंसान के घर में खाना हो,
तो उसे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहते हैं, यानी कि हर एक इंसान के पास बेसिक चीज खाना तो होना ही चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमने पैसा नहीं दिया लेकिन पैसे की वैल्यू का सामान तो दे दिया ना। अब 500 रुपए देते और बोलते जाके अनाज खरीदो, इसकी जगह हमने अनाज ही दे दिया। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का ही पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसके बीच में, याद रखना इस चीज को। ठीक है, as per the data presented in the union budget 23-24, the total receipts of the government other than the borrowings and the total expenditure are estimated 27.2 lakh करोड़ एंड 45 लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है कि भैया बजट में ये बताया गया कि कितना ये लोग कमाने वाले हैं और कितना ये लोग खर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो कमाने कितना वाले हैं, देखो टोटल रिसीट्स बोल रहा है 27.2 लाख करोड़ है ना। ये टोटल पैसा इतना कमाएंगे, ये ऐसा कह रहे हैं। इसमें से बोरिंग्स ऑलरेडी हटी हुई है, ये बोल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दूसरा बोल रहा है कि कितना खर्चा करेंगे, सर 45 लाख करोड़ खर्चा करेंगे, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, बजट ऐसा बता रहा है। अब बोल रहा है जी द वैल्यू ऑफ डैश डेफिसिट वुड बी 17.8 लाख करोड़। अच्छा, इसने कैलकुलेट करके निकाल दिया। हमें तो ये बता रहा है कौन सा डेफिसिट है, क्या रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, बजटरी है या प्राइमरी है। बेटा सिंपल सी बात है, जब सारी इनकम सारे खर्चों की बात हो और बोरोइंग्स अलग हटा दी जाए एक्सेप्ट बोरोइंग्स, तो ये फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सारी इनकम और सारी खर्चों का डिफरेंस एक्सेप्ट बोरोइंग्स इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब एक्सेप्ट बोरोइंग्स क्यों होता है ये आपको लेक्चर में देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बोरोइंग्स ही फिस्कल डेफिसिट होता है। क्लियर, चलो जी। अब देखो, सॉरी फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग्स होती है। फॉरेन ग्रांट्स इन एड रिसीट्स डू नॉट लीड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। ये बोल रहा है कि भाई कोई भी अगर बाहर से कोई मदद आती है, कोई पैसा आपको डोनेट कर देता है, चैरिटी कर देता है आपके देश के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे जब कोविड हुआ था तो बाहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने इंडिया में एज ए रिलीफ फंड भेजा था, एक मदद भेजी थी। 1.2 बिलियन डॉलर की एड आई थी उस व्यक्ति से जो कि इथेरियम क्रिप्टो करेंसी उसका फाउंडर है ना। तो ऐसे कई सारी न्यूज जो आप सुनते हो कि सरकार को मदद मिल गई किसी बाहर के देश से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या बड़े वेल्दी लोगों से, उसे हम एड कहते हैं, है ना। ये बोल रहा है कि जब भी फॉरेन से कोई मदद मिलती है तो उससे कोई भी लाइबिलिटी नहीं बढ़ती देश के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, पैसा आता है लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ती। आप किसी गरीब आदमी को पैसा देते हो तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते वो दोबारा लौटाएगा, वो उसकी इनकम के तरह ही माना जाता है। ठीक है, फिर आता है भाई, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द मार्केट may lead to decrease in the asset of government। ये बोल रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स बेच दिए जाएं, है ना, बेच दिए जाएं, डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, बेच दिए जाएं, निकाल दिए जाएं, शेयर्स दे दिए किसी को, तो एसेट कम हो जाता है सरकार का। बिल्कुल सही बात है कि भाई शेयर्स क्या है, एसेट ही तो है। आपने किसी और को बेच दिया, बदले में पैसा ले लिया, तो आपकी ओनरशिप खत्म हो गई। ऑब्वियस सी बात है, आपके एसेट्स कम हो जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है जी, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, चलो जी, मैं बहुत ही आराम से विस्तार से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से क्लियर होना चाहिए। यह आपके मेन एग्जाम्स की बात है, कोई मजाक नहीं है। और इसीलिए क्या पेपर में आएगा, मैं 4 बजे सुबह 18 मार्च को भी आपके लिए खड़ा हुआ मिलूंगा, और उस दिन मैं आपको यह बता दूंगा एग्जाम से कुछ घंटे पहले ही कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, 4 बजे सुबह 18 मार्च को। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट मे बी कैटेगराइज्ड अंडर 2 हेड्स। स्टेट एंड द एग्जाम एक्सप्लेन द 2 हेड्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू। 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बताने हैं कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया 2 टैक्स होते हैं हमारे पास, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो कमाएगा उसी से वसूला जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है खर्चा कोई भी करे, किसी पर भी किस बर्डन का शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब बर्थडे पार्टी मैं दूं और सबके हिस्से का बिल भी मैं ही भर दूं, क्यों, क्योंकि जीएसटी तो पूरा ही मेरे को भरना पड़ेगा, पूरा बिल मैं पे कर रहा हूं। दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल्स क्या क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये कुछ डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है।
कस्टम ड्यूटीज, जीएसटी, ये सब क्या होता है, ये वैट, ये सब क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। क्लियर, समझ आया? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इस पे आपको किसी पे भी लाइबिलिटीज की शिफ्ट करी जा सकती है, किसी पे भी इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। यहां पे जो कमाएगा उसी को पैसा देना पड़ेगा। क्लियर, समझ आ गया बच्चे? चाहो तो एक बार इसकी रीडिंग जरूर मार लेना। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 3 मार्क का क्वेश्चन है। अब आप देखना, उसी हिसाब से लिखना, ज्यादा स्मार्ट बन के ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते, सही लिखने से और एक्यूरेट लिखने से मिलते हैं, ठीक है। क्रिस्प लिखो, अच्छा लिखो। द गवर्नमेंट जनरली लेवीज हायर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सोशल अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट, tobacco, liquor. Identify and explain the indicated government budget objective in the above statement. अच्छा, होता क्या है ना, तुम लोग क्वेश्चन को ना सब फटाक से रीड मारते हो, करके रीड मार लेते हो, समझ कुछ आता नहीं है। आप जब एक ही क्वेश्चन को 3 बार पढ़ोगे ना, कि पहली बार स्पीड में पढ़ लिया समझ नहीं आया, दूसरी बार थोड़ा आराम से पढ़ रहे, तीसरी बार में समझ आ रहा है क्वेश्चन, टाइम बहुत वेस्ट होता है। आराम से पढ़ो, आराम से समझो, आपको तभी टाइम बचेगा, नहीं तो ये हर एक क्वेश्चन को डबल टिबल बार पढ़ोगे ना तो टाइम वेस्ट होता जाएगा। तो देखो इसमें बोला क्या है, मेन मुद्दे की बात ये बोली है कि गवर्नमेंट जो है वो सोशली अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो समाज में ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको लोग अच्छा नहीं मानते, उन पर सरकार बहुत टैक्स लगाती है, बहुत जीएसटी लेती है उन पे, जैसे सिगरेट्स, टबैको प्रोडक्ट, लिकर, दारू पर, शराब पर, तंबाकू के कोई भी सामान पे, विमल होता है ना ये सब, और अपना सिगरेट्स पे बहुत टैक्स लगाता है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करते हैं? देखो, जो भी ये इसे हम कहते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। अब कैसे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस भैया बताना जरा। देखो, सिगरेट्स जो लोग पीते हैं ये एक हैबिट फॉर्मिंग गुड है, भले इनकी इनकम कितनी भी हो, ये शराब और ये सिगरेट तो पीना नहीं छोड़ेंगे, तो इनके ऊपर भयंकर टैक्स लगाया जाता है, जिससे कि महंगी हो जाए चीजें तो ये लोग, कुछ लोग ना खरीदें, या खरीदे तो कम खरीदें। समझ आए? चीज महंगी होगी तो इनकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाए, ये एक अपेक्षा रखती है कौन? सरकार। तो इसलिए महंगी बना दी जाती है। तो क्या किया? समाज का वेलफेयर किया, हाँ या ना? प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं सिटीजन की, कि महंगा कर दो जिससे कि बिके ही ना, है ना, कम बिके या बिके भी तो ये करते हैं। अच्छा, वो बात अलग है, प्रैक्टिकलिटी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी करने की कोशिश करती है सरकार, पैसा बहुत वसूलती है तो इनको पैसा बहुत मिलता है। अब मेरे पास, मान लीजिए मैं सरकार हूं, मैंने बहुत सिगरेट्स पे टैक्स लगाया, सब पैसा मेरे पास आ गया अल्कोहल का और टंबाकू का, सिगरेट का। अब इस पैसे का मैं क्या करूं? जो जरूरत की चीज है उस पर इस पैसे की मदद से सब्सिडी दे देता हूं, जैसे कि किसानों को फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी दे देना। मान लीजिए खादी है, खादी कपड़ा होता है, हर एक आदमी अच्छा कपड़ा पहनकर घूमे, तो सस्ते रेट पर आपको खादी का कपड़ा मिले तो सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है। गैस सिलेंडर आपको सस्ते में मिले, 1200 का सिलेंडर आपको 800 में मिले तो 400 रुपए का पैसा यहां से भुगतान किया जाएगा। ये सब्सिडाइज रेट पर चीजें दी जाती हैं। तो क्या किया आपने? यहां से रिसोर्स वसूल कर इस जगह पर डाल दिया, इसीलिए हम इसे रिसोर्स का रीएलोकेशन कहते हैं। ठीक है, समझ आया बेटा? इसका आंसर देख लो कैसा होगा। देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स समझ आ गया कि आपने क्या किया, यहां से रिसोर्स लेकर यहां पर पुट कर दिया। ये क्या कर रहा है? सोशल वेलफेयर कर रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। फर्म्स को भी क्या है? फायदा मिल रहा है, क्योंकि फर्म्स को सब्सिडाइज रेट पे, अगर मान लो सस्ते दाम पे अगर जनता को कोई भी सामान मिलेगा तो ज्यादा खरीदेंगे। जैसे खादी अगर 1200 की, सॉरी, सिलेंडर 1200 का अगर 800 में मिलेगा तो लोग खरीदेंगे, है ना? तो इससे फायदा किसको होगा? इससे जो प्रोड्यूसर है, जो दुकानदार है, उसकी तो कोई नुकसान नहीं है ना। 400 रुपए का नुकसान तो सरकार झेल रही है, प्रोड्यूसर थोड़ी झेल रहा है। तो हर एक सेंस से वो फायदा करती है। वो वाली बात नहीं होती, एक तीर से दो निशाने, वही यहां पर होता है। क्लियर बेटा? चलो जी, दूसरा बोल रहा है, टू फ्रेंड्स, रमेश अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड पीहू अ बेकर ओनर, अच्छा बेकरी ओनर, आर डिस्कसिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द नेशंस इकोनॉमी थ्रू टैक्स पेमेंट्स। Ramesh earns 8 lakh per year, which makes him liable to pay income tax. Pihu pays GST on sale of cakes and pastry. On the basis of the given text, identify whether Ramesh is paying a direct tax or indirect tax. Explain valid difference between two types of taxes. देखो, अब आराम से पढ़ने का मतलब क्या होता है
समझ जल्दी आ जाती है चीजें आपको, है ना। मैं भी फटाक से पढ़ देता तो तुम्हें भी समझ नहीं आता, तो इसकी आदत डालो। मैंने भी पहले क्या किया ना, काफी वीडियोस में बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग करी कि तुम्हें सिर्फ आंसर सिखा दूं। अब मैंने कोशिश करी कि मैं आंसर ही तुम्हारे सामने पढ़ूं, तो तुम सुनो और चीजों को खुद से समझो। देखो रमेश और कौन है दूसरा व्यक्ति भाई, रमेश और पीहू है ना, जोड़ी देख रहे हो, राम मिलाई जोड़ी। रमेश है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 8 लाख रुपए कमाता है और उसको टैक्स देना पड़ता है। तो ये कौन सा टैक्स है जी, ये है डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये डायरेक्टली उसकी इनकम पे लग रहा है। जितना कमा रहा है उतना उसको देना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसको देना पड़ेगा, ठीक है। जितना कमाओगे उतना देना पड़ेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है। पीहू, पीहू एक प्रोड्यूसर है, केक बनाती है, पेस्ट्री बनाती है और इसको जीएसटी पे करना पड़ता है। ये जीएसटी कस्टमर से लेकर चार्ज कर सकती है, दे सकती है, वो उसके पास ऑप्शन है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि इसका टैक्स का बर्डन वो कस्टमर पर शिफ्ट कर सकती है। अब ये तो हमने बता दिया कि दोनों के अंदर कौन कौन सा टैक्स लग रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो। एक पे बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है जो कि जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है। एक का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता जो कि डायरेक्ट टैक्स है। एक प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, जितना कमाओगे उतना टैक्स देना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स। एक रिग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव यानी कि कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी इंसान ले लो, है ना, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए यूनिफॉर्म टैक्स है। कि अगर दूध 36 या 35 रुपीस का आ रहा है एक पैकेट, है ना, चलो दूध छोड़ो कोई और प्रोडक्ट ले लो, अगर मूवी की टिकट पे 18% जीएसटी लगता है तो सभी के लिए लगेगा। चाहे अंबानी होगा तो उसके लिए भी 18% जीएसटी है, गरीब आदमी के लिए भी 18% जीएसटी है, तो इसे रिग्रेसिव टैक्स माना जाता है, ठीक है। ऐसे कई सारे डिफरेंसेस आपको यहां पर मिल जाएंगे। देखो रमेश डायरेक्ट टैक्स, पीहू इनडायरेक्ट टैक्स, ये डिफरेंसेस आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। हायर इनकम हायर टैक्स, टैक्स रेट्स जो होते हैं सारे कंज्यूमर्स के लिए सेम होते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। हाँ कैटेगरीज अलग होती है, किसी पे 5%, किसी पे 12, किसी पे 40, ऐसा करके होता है अलग अलग, है ना। नए रेट्स आए उसके हिसाब से बता रहा हूं। देखो अब आता है हमारे पास अंडर दी 4 मार्क क्वेश्चन, अंडर दी आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के गरीब लोगों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देना, ये आयुष्मान भारत स्कीम का मोटिव है ना, कि आपको जो इलाज है वो फ्री में हो जाएगा। कुछ इसकी कंडीशंस होती है, अपन आयुष्मान भारत स्कीम के लिए मैं अलग से एक स्कीम वाली वीडियो बना रहा हूं, बहुत जल्द मिल जाएगी तुम्हें, वो भी देख लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये सब स्कीम्स क्या होती हैं, ठीक है। अभी बस इस बात पे ध्यान देना कि सरकार फ्री में इलाज कर देती है आयुष्मान भारत स्कीम से। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बजट एक्सपेंडिचर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इंडिकेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले तो इसका नेचर ऑफ खर्चा कैसा है। ये आयुष्मान भारत स्कीम लगातार ये जो खर्चा होगा इसके अंदर, इसे हम रेकरिंग यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कैटेगराइज करेंगे। क्यों, लगातार हमें इनकी सेवा करनी, जैसे फ्री में हमने खाना बांटा था ना, वहां पे राशन बांटा था, सेम यहां पे फ्री में इलाज कर रहे हैं, तो लगातार ये चीज होती रहेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्या है, वही सेम ऑब्जेक्टिव, सेम ऑब्जेक्टिव, आपको वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको समान तरीके से ट्रीट करना है। सबके पास पहले खाना नहीं था तो हमने बराबर कर दिया, अब सबको स्वस्थ बना रहे हैं, सबके पास एक्सेस टू हॉस्पिटल या मेडिकल केयर होना चाहिए, वही चीज ला रहे हैं हम लोग। तो ऑब्वियस सी बात है, सेम ही चीज है ये बेटा, ठीक है। इससे ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ती है, ना ही कोई एसेट कम होता है, ये एक बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट अंडर आयुष्मान स्कीम इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एज आई सेड बिफोर. It includes, it involves recurring cost of health care services, providing free medicines to the poorer section, and also will not create any asset or reduce any liability of the government. The objective indicated here is redistribution of income and wealth, जो मैंने आपको बोला अभी, है ना। आगे और चाहो तो बता सकते हो कि ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। जो पैसा कलेक्ट होता है टैक्स से, उस पैसे का इस्तेमाल करके सरकार इनको यूज करती है, ऐसे करके आप इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो। गरीबों को अपलिफ्ट करना है, पॉवर्टी हटानी देश में, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो इफ यू थिंक कि आपका आंसर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ठीक है, वरना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर का इसलिए थोड़ा अपन ने ज्यादा लिखा है, समझ गए। चलो अब आता है हमारे पास 4 मार्क क्वेश्चन अगेन। इन द रीसेंट बजट government allocated funds for construction of new metro line in smart city to improve public transportation and reduce pollution. ये बोल रहा है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए और ट्रैफिक को कम करने के लिए, ठीक है, हर एक इंसान इजीली क्योंकि हर एक अपनी गाड़ी से ट्रैवल तो कर नहीं सकता, ये काम करने के लिए
सरकार ने सोचा हम एक और मेट्रो लाइन डाल देते हैं कहीं स्मार्ट सिटी के अंदर, है ना। अब ये बोल रहा है पहले तो बताओ आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने कैसा खर्चा किया वो बताओ, और बताओ इसके ऑब्जेक्टिव। अच्छा तुम देख रहे हो एक चीज पैटर्न नोटिस कर रहे हो, हर एक कहानी के अंदर हर एक केस में आपको ये पूछ रहा है कैसा खर्चा है बताओ, ये कैसी इनकम है ये बताओ, और इसमें कौन सा सरकार का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है यही पूछ रहा है। तो अब आपके पेपर में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो कुछ ऐसा आपको दिख सकता है, कहानी कुछ भी होगी लेकिन कॉन्टेक्स्ट एक ही होगा, एक्सपेंडिचर कैसा है या रिसीट कैसी है और इसका उद्देश्य कौन सा पूरा हो रहा है यही पूछेगा, ठीक है। अब आपने रिपीटेशन समझ लिया, दिस इज हाउ यू लीक पेपर, सॉरी हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जी देखो, हाँ तो आंसर क्या है इसका पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो मेट्रो पर खर्चा करना यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक बार होता है, इससे एक एसेट डेवलप होता है, ठीक है। तो एक कैपिटल नेचर की चीज होती है, बार बार नहीं होती है, कभी कभार होती है, एक आध बार होती है, ठीक है। इसे वंस इन अ वाइल एक्सपेंडिचर कहते हैं, लेकिन इससे एसेट भी जनरेट होता है। अब ये कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, सिंपल सा बेटा एक ऑब्जेक्टिव ये आपका बहुत सिंपल सा है कि भाई आप क्या कर रहे हो, रीएलोकेशन कर रहे हो, है ना, रीएलोकेशन कर रहे हो ऑफ रिसोर्स। The objective of government provision of public good is primarily the allocation of resource to ensure that essential goods and services which are non-excludable and non-rivalrous। याद है पहले ही क्वेश्चन में बोला था non-rivalrous क्या होता है कि अगर मैं मेट्रो में बैठा हूं तो दूसरे लोगों की अवेलेबिलिटी उसके लिए कम नहीं होती, वो भी बैठ सकते हैं। तो ये क्या है, हम देखो प्राइवेट सेक्टर को हम नहीं बोल सकते हैं मेट्रो बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव वेलफेयर करना नहीं होता है, उसका काम होता है प्रॉफिट कमाना। तो वो समाज में वेलफेयर कैसे कर पाएगा, सस्ते दाम पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे अलाउ कर पाएगा, इसलिए हमने आज तक रेलवे भी नहीं दिया किसी प्राइवेट सेक्टर को, समझ में आया। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करी जाए तो ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो को अपने तक रखा है सरकार ने, जिससे कि वो प्रॉफिट नहीं सोशल वेलफेयर की बात कर सके, ठीक है, समझ आए। और प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रॉब्लम ये भी होती है ना, जो लोग फ्री में चले जाते हैं ना इन ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि बसों में, सरकारी बसों में फ्री में बिना टिकट लिए चले जाते हैं, ट्रेनों में बिना टिकट लिए चले जाते हैं, उनसे उनको बड़ा नुकसान भी होगा, वो झेल नहीं पाएंगे, सरकार झेल लेगी क्योंकि सरकार सेवा ही करना चाहती है, उसका और तीसरा कोई काम नहीं है। क्लियर बेटा, समझ आए। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस आंसर, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है डू एंड गो हैव अ रीड, ठीक है बच्चे, समझ आ गया। चलो आगे बढ़े। अच्छा इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको जरूर रीड करो, क्योंकि मैं रीड करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और पढ़ने की कोशिश करिए। दूसरा पार्ट भी है इसका बेटा, इस वीडियो को भी पॉज करो और एक बार इसको रीड करो, ठीक है। कर लिया आपने रीड। अब मेरी बात को जरा समझना, क्योंकि मैंने इसको पढ़ रखा है तो मैं सीधा इसके कंक्लूजन यानी कि आंसर वाले पार्ट पे जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी एक ओवरव्यू बता देता हूं जो आपने अभी पढ़ा होगा, उसी में इसने क्या कहा उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो ये एक अच्छा पैसेज है इंडियन गवर्नमेंट और बजटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तारीफ कर रहा है कि इंडिया ने अपना बजट बहुत अच्छा बनाया है, जिससे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो गया है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब बहुत सिंपल होता है कि आपके खर्चे और आपकी इनकम के बीच का एक गैप, जिसमें से हम बोरिंग्स को हटा देते हैं, ठीक है। ये जो गैप है कम होता जा रहा है, आप खर्चा और आपकी इनकम के बीच का गैप कम हो रहा है, ये एक अच्छा पॉइंट माना गया है हमारे इकोनॉमिक्स के टर्म में, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि ये हुआ कैसे, तो ये हुआ है भैया बहुत सारी घोर तपस्या से, जैसे कि हमने हमारे खर्चे कम कर दिए, पहला पॉइंट। दूसरा, हमने हमारा जो टैक्स सिस्टम है और नॉन टैक्स सिस्टम है, इससे हमने बहुत सारा पैसा कमाया है, हमने बहुत इंप्रूव किया है इसको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को और नॉन टैक्स रेवेन्यू को बहुत इंप्रूव किया है हमने पैसा बहुत अच्छा वसूला गया है, लिया है लोगों से, सिस्टम बहुत अच्छा बना दिया, जीएसटी बना दिया, जीएसटी से पैसे की चोरी नहीं हो सकती, इनकम टैक्स और ऐसे सारे टैक्स हो गए हैं जिससे कि पैसों की चोरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना। आपने देखा होगा, तभी आपने सुना होगा हमारे देश में लोग बोलते हैं कि टैक्स को बोल के रोते रहते हैं लोग, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है हमारे देश से। तो जब लोग, सरकार के पास बहुत पैसा आता है और वो खर्चा कम कर देती है, तो उसके बीच का गैप तो कम हो गया ना दोस्त, समझ आया। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव इसके अंदर बताया है, क्लियर। इसमें इनफैक्ट ये भी बताया कि देखो पहले जो फिस्कल डेफिसिट का जो परसेंटेज था जीडीपी का 6.4% था, कि इतनी कमी थी आपके पास। जीडीपी मान लीजिए 100 करोड़ हो तो उसका 6.4 करोड़ जो होगा वो आपके खर्चे ज्यादा होंगे, 6.4 करोड़ खर्चे ज्यादा होंगे। अब वो कम होके ओनली 5.6% हो गया,
तो बेसिकली आपको लग रहा होगा भैया 1% तो कम हुआ है, लेकिन एक नहीं, ये बड़े लेवल पे हजारों लाखों करोड़ के अंदर ये 1% भी बहुत मायना रखता है बेटा। ठीक है, समझ आ गया। चलो जी, आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा था, ये भी तारीफ ही कर रहा था कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो डिविडेंड्स अच्छा दे रही हैं, तो सरकार के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी काफी पैसा आ रहा है, ऐसे करके इसके अंदर काफी सारी बातें करी गई। ठीक है, अपन तो मेन पॉइंट पे आते हैं इसके। डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एज इंडिकेटेड इन दी अबव टेक्स्ट। ये बोल रहा है जो दो प्रकार की रेवेन्यू रिसीट है, यानी कि जो लगातार पैसा आप कमाते रहते हैं, वो बताइए कौन कौन सी है। तो देखो, ऊपर तो हमारे दो ही तरह की चीजें बताई गई, और वैसे भी दो ही हमारी, एक होता है हमारे पास टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो देखो कहां गया जी ये, देखो टैक्स रेवेन्यू का मतलब है जी जो हमारे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू हमारी सरकार पैसा कमाती है, उसको हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, फलाना डिमका, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, दैट इज टैक्स रेवेन्यू। जिसके सामने टैक्स लगा हो टैक्स रेवेन्यू होता है ना, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जितना भी तुमने सुना होगा वो सब ना। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि चालान से पैसे ले लेना तुमसे, है ना, तुमसे सरकारी कंपनियां जो कमाती हैं उसका पैसा, है ना, फिर तुम जो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट का जो पैसा देते हो उसका पैसा, तो ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गया बच्चे। चलो जी, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा। दूसरा देखो, एलैबोरेट द रीजन बिहाइंड रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 23-24। अच्छा, अभी पैसेज आपने पढ़ा होगा तो आपको यहां पे दिखा होगा 23-24 में आपका जो है इसने जो डेटा इशू किया है, रिलीज किया है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने बताया कि आपके यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो गया है। तो उसके रीजन क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, आपने खर्चे कम कर दिए और आपने पैसा ज्यादा कमा लिया। कैसे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को अच्छा इंप्रूव करके, और ऊपर से आपने जो नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि डिविडेंड्स जो आपकी कंपनियां कमा रही है, ये डिविडेंड काफी ज्यादा, जैसे मान लीजिए बजट के अंदर क्या सोचा गया था कि इनने सोचा था कि नॉन टैक्स रेवेन्यू से हम कमाएंगे 100 करोड़ रुपए, सरकारी कंपनियों ने और ज्यादा कमा के दे दिया, 120 करोड़ कमा के दे दिया, तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा लिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका फिस्कल डिफिसिट कम होना पड़ेगा, है ना। आपने सोचा साल भर में मैं 10 लाख कमाऊंगा और आपने 15 लाख कमा ली, तो आपके लिए अच्छा ही है ना फिर तो ये। ठीक है, तो यहां पे भी ये सेम चीज कह रहा है, फिस्कल डेफिसिट डिक्लाइन ड्यू टू रोबस्ट ग्रोथ इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जो मैंने अभी आपको कहा, ड्रिवन बाय रेजिलिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंप्रूव टैक्स कंप्लायंसेस। ये आप सारी लाइन वहां से टीप लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं, वो वाली लाइनों को टीप लेना वहां पे पैराग्राफ से। Furthermore, higher than the anticipated non-tax revenue, क्या बोल रहे हैं, higher than the anticipated यानी कि जितना हमारा अनुमान था उससे ज्यादा हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू कमा लिया। ठीक है, वो हमें फायदा किया। पर्टिकुलरली डिविडेंड्स फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई को जो डिविडेंड्स मिले हैं वो बूस्टेड ओवरऑल रेवेन्यू रिसीट्स, हमारी इनकम बढ़ गई जिससे। इन एडिशन टू दिस कंट्रोल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने हमारे खर्चे कम कर दिए, ये सब की वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट में रिडक्शन आ गया। समझ आया। तो ये आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए जब आप पैसेज को पढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप समझ ना पाए कि आपने क्या पढ़ा, आपने 5 मिनट लगाए पैराग्राफ को पढ़ने के लिए और आपका ध्यान कहीं और था, तो फिर 5 मिनट फिर लगाओगे उसको पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फोकस पूरा रीडिंग के टाइम पे रीडिंग के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, समझो तो ऐसे ही समझो, दोबारा रीड करने की नौबत ना है। स्पेशली ये क्वेश्चंस आपके लास्ट क्वेश्चन होते हैं तो समय बहुत बर्बाद होता है इसमें, है ना। अगर दोबारा पढ़ोगे तो समय वैसे ही बचता नहीं है। ठीक है, चलो जी, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मार्क का, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। with valid reasons classify the following into capital और revenue receipt। ये बोल रहा है कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सा कैपिटल रिसीट है और कौन सा रेवेन्यू रिसीट है। एक बेसिक अंतर याद रख लो, रेवेन्यू रिसीट का मतलब है जो बार बार पैसा आए, बार बार पैसा आपको जो मिल रहा है उसे रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। कैपिटल रिसीट का मतलब होता है जो एक आध बार पैसा मिलता है ना, उसे ही कहते हैं हम लोग कैपिटल रिसीट। देखो, डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम महारत्ना कंपनी। महारत्ना कंपनी सरकार की कंपनियां होती हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, तभी उनको महारत्ना का स्टेटस दिया जाता है। अब वो पैसा अच्छा कमा रही है तो लगातार डिविडेंड्स देती होगी, इससे क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। यानी कि बार बार पैसा आपके पास आता रहेगा क्योंकि कंपनी काम करती रहेगी, ये रेवेन्यू रिसीट है पहला वाला। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, रिसीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द ओपन मार्केट। भाई सरकारी कंपनी ने अपने शेयर्स बेच दिए, सरकारी कंपनी ने अपनी कंपनी बेच दी, एलआईसी ने अपने शेयर्स आईपीओ निकाल लिए। आईपीओ भी तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट पे अपने शेयर्स बेचे उन्होंने, तो अपने शेयर्स बेचे और सरकार ने पैसा रख लिया, क्या हुआ, एसेट कम हुआ ना।
क्या हुआ, एसेट कम हुआ, दिस इज अ कैपिटल रिसीट। ये क्या है बच्चे, कैपिटल रिसीट है, ठीक है, समझ आ गया। चलो जी, तो पहला वाला रेवेन्यू रिसीट, दूसरा वाला कैपिटल रिसीट। तीसरा पॉइंट, डेबिट क्लियर्ड, सॉरी डेबिट बोल रहा हूं, डेट क्लियर्ड बाय श्रीलंका गवर्नमेंट टू द इंडियन गवर्नमेंट। ये बोल रहा है कि श्रीलंका की सरकार के ऊपर लोन होगा इंडियन गवर्नमेंट का, उसने अपना पूरा लोन चुका दिया। अब इसको कैसा बोलोगे सर, ये कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा, है ना, कि लोन चुका दिया क्या होगा, ये कैपिटल रिसीट है। लोन बार बार थोड़ी चुकाया जाता है, एक बार चुकाया बात खत्म, अब कोई पैसा नहीं आने वाला, लोन हो गया चुकता खत्म, अब कोई पैसा श्रीलंका की सरकार से आपको नहीं मिलेगा क्योंकि लोन खत्म हो गया। सर लेकिन आपने बोला था कैपिटल रिसीट से या तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या तो एसेट कम हो जाएगा, तो इसमें तो लोन चुका दिया तो लाइबिलिटी कहां बढ़ रही है ना, तो ये क्या क्या इसमें लॉजिक क्या है, तो देखो इसमें लॉजिक, देखो एक लॉजिक तो तुम्हें समझ आ गया, रेकरिंग नहीं है इसलिए कैपिटल रिसीट है। दूसरा लॉजिक ये है कि इसमें आपका एसेट कम हो रहा है। सर कैसे, एसेट कैसे कम होगा, मतलब कैसे, देखो जब हम किसी को लोन देते हैं तो हम इससे एक फाइनेंशियल एसेट मानते हैं कि फ्यूचर में हमें इससे पैसा मिलता रहेगा, समझ रहे हो, कि फ्यूचर में हमें इससे पैसा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, इसे हम क्या कहते हैं, एक एसेट की तरह मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये लोन खत्म हो गया, अब पैसा आएगा नहीं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि रिडक्शन इन एसेट हो गया। समझ आया, क्लियर है बच्चे। देखो 3 पॉइंट आपका क्या है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट। देख लो इधर, देख लो क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट है ना, रिसीट्स, ठीक है, सॉरी हाँ रेवेन्यू रिसीट ये रहा गवर्नमेंट वाला जो है, कहां गया, कैपिटल रिसीट, और ये वाला क्या है जी, ये वाला भी देखो कैपिटल रिसीट है, ठीक है। इनके लॉजिक यहाँ पे नीचे लिखे हुए, रीजंस लिखे हुए, आप इनको एक बार पढ़ लेना, यहीं पे लिखे हुए, देखो एसेट्स, रिडक्शन इन एसेट, ठीक है, ये देखो इधर भी आपका रिडक्शन इन एसेट, और यहाँ पे तो एसेट और लाइबिलिटी कोई कम होती ही नहीं है रेवेन्यू रिसीट में, ठीक है। चलो जी लास्ट क्वेश्चन देख लो इसका, ये वाला बस, गवर्नमेंट बजट कैन बी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, प्रेजेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर। वो बोल रहा है कि भैया बजट के अंदर, सरकारी बजट के अंदर, सरकार बजट वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका क्या इस्तेमाल करती है, सब में इनकम को ढंग से बांटने का, बिल्कुल करती है जी, वी एब्सोल्युटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अभी पिछले 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं इसी से लगातार, तुम सोच रहे हो कि एग्जाम में आने की किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इस वाले टाइप के क्वेश्चन की ज्यादा है। इस टॉपिक से, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ वाले टॉपिक से आपको सवाल पूछा जा सकता है। क्यों, देखो सरकार क्या करती है, सरकार वेल्दी लोगों से, जो पैसा कमा रहे हैं उनसे टैक्स लेती है, उनसे पैसा छीनती है, आम जनता से भी पैसा छीनती है जीएसटी के थ्रू, पासपोर्ट बनवाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो, उनसे ही पैसा आता है, चालान से आता है पैसा, सरकार पैसा लेती है बढ़िया, उस पैसे को वो सरकार वेलफेयर करने के लिए इस्तेमाल करती है उसी जनता के लिए। कौन कौन, जैसे कि फ्री में राशन बांट देना, फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज दे देना जो लोग गरीब लोग हैं उनको, है ना, रोडे बनाना, ब्रिजेस बनाना, पार्क बनाना, मेट्रो बनाना, ये सारी जो चीजें हैं ये सब की सब वेलफेयर करने के लिए करती है सरकार, ठीक है। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। हर एक आदमी खुद की बलबूते पे सारी चीजें नहीं कर सकता, इसलिए सरकार को बीच में आना पड़ता है, यहां से पैसा लेकर यहां की मदद कर दो, ठीक है, समझ आया। तो ये देखो यहां पर ये चीज लिखी गई है, ठीक है, वी एब्सोल्युटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है जी, ये बोल रहा है कि आप इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर सकते हो, किसकी मदद से, गवर्नमेंट के इस ऑब्जेक्टिव की वजह से। क्या ऑब्जेक्टिव है जी, आप बता दीजिए, इनइक्वालिटीज को कम करना, ठीक है। वेयर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड wealth is very high, government uses its fiscal tools, that is taxation and subsidy। टैक्सेशन से हम लोग पैसा छीन लेते हैं और सब्सिडी से हम फायदा करा देते हैं, वेलफेयर कर देते हैं, ठीक है। टैक्स जो होता है पैसा कमाने का काम करता है, सब्सिडी भला करने का काम करती है। इसी को आप और एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो कि कैसे ये पैसा कमाते हैं, है ना, कैसे वेल्दी लोगों से पैसा लेते हैं, है ना, कि इंश्योर करता है कि भैया वेल्दी लोग जो हैं उन पे हायर इनकम ग्रुप से पैसा लो, और उनका बर्डन जो है, ये जो बर्डन जो है, जो कम लोगों के ऊपर जो बर्डन है पैसा कमाने का, उन पे शिफ्ट कर दो, है ना, वो पैसा लेकर इनके बीच में दे दो। तो ये अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो दूर नहीं होता जाएगा, वो कम ही रहेगा, ठीक है। And the last question for today is, that is your, state the meaning and formula of fiscal deficit। देखो fiscal deficit का मतलब बहुत सिंपल होता है दोस्त,
टोटल खर्चे माइनस टोटल आपकी इनकम यानी कि टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। इसी का एक्सप्लेनेशन भी यही है, इसका फॉर्मूला भी यही है। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है कि सरकार के टोटल खर्चे यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करो किससे? सरकार की टोटल जो आपकी रिसीट्स आ रही हैं, रेवेन्यू हो कैपिटल नेचर की हो, कैपिटल रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स, उससे माइनस करो। बस एक चीज को हटा देना, दैट इज बोरोइंग्स, उनको हटा देना। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग होती है। समझ आ गया? क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? तो ये भी एक ऑप्शन है कि ये होती ही नहीं है, होती है, जनरली केसेस में ये होता है। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? चलो जी, तो यहां पे लिखा हुआ है फिस्कल डेफिसिट का मतलब है एक्सेस ऑफ खर्चे ओवर द रेवेन्यू। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजटरी रिसीट एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स हटा दो, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको मैंने समझाया भी बहुत विस्तार से और बहुत प्यार से है। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद ये समझ गए हो कि कौन कौन से पॉइंट्स मुझे किस तरह से एग्जाम में देखने को मिलेंगे और मुझे उन्हें आंसर कैसे करना चाहिए, अगर आप ये देख पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने की बात है। मैंने वही बोला था ना कि दिल से अब डर निकालना है, और उस डर निकालने के लिए आपको जो भी चीजें दे रखी हैं उनको जरूर करते जाना। जो मैं कह रहा हूं ना उतना कर लेना। मैंने बहुत बार ये प्रोसेस से गुजरा हुआ हूं, तुम शायद पहली बार गुजर रहे हो, तो मेरी मान लो। ठीक है जी, बाकी मिलेंगे 4 तारीख को। उस दिन तो मैं सारा ही तुम्हारे सामने खोल के रख दूंगा कि क्या पेपर में आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। 4 बजे सुबह 18 मार्च को हम मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, नहीं पढ़ाई करी है कोई बात नहीं, अभी भी हो सकता है। अगर तुमने मान लिया तो, तुम नहीं मानते तो कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है, वो तो है ना कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है दोस्त। अगर तुमने अपने ऊपर विश्वास है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हो जाओगे पास। इनफैक्ट पास ही नहीं, अगले टॉपर ही तुम हो। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक कर जाना, शेयर कर जाना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। थैंक यू।